साम्राज्यवाद का अर्थ क्या होता है? तो साम्राज्यवाद का अर्थ होता है कि दूसरे देशों पर जाकर अधिकार करना और उसका आर्थिक व राजनीतिक नियंत्रण करना, आर्थिक शोषण भी करना। ठीक है, साम्राज्यवाद का अर्थ क्या होता है? दूसरे देशों पर आर्थिक व राजनीतिक नियंत्रण ही क्या कहलाता है? साम्राज्यवाद कहलाता है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो 1857 में हुआ क्या था? कारतूस में चर्बी की अफवाह फैल गई थी, जिसके कारण 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक है, फिर आगे है कि सभी भारतीय ऑल इंडियन मेरे भाई बहन हैं, माई ब्रदर एंड सिस्टर। यह किसने कहा? सभी भारतीय मेरे भाई और बहन हैं, यह किसने कहा? तो यह स्वामी विवेकानंद कहे थे। कौन कहे थे? विवेकानंद यह कहे थे कि सभी भारतीय मेरे भाई और बहन हैं। ठीक है, फिर आगे है कि स्वराज का अर्थ गांधी जी के अनुसार क्या था? तो स्वराज का अर्थ गांधी जी के अनुसार आत्मशासन था। क्या था? स्वराज का अर्थ गांधी जी के अनुसार आत्मशासन था। और यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। फिर आगे है कि खिलाफत आंदोलन किनके विरोध में था? तो खिलाफत आंदोलन जो था से तुर्की के खलीफा पद की पदोन्नति के विरोध में था, तुर्की के खलीफा पद। ठीक है, आगे फिर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली बार क्या किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली बार नमक कानून को तोड़ा गया। क्या किया गया था? नमक कानून अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था, उसको सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा तोड़ा गया था। ठीक है, फिर आगे है कि बंग भंग का अर्थ क्या है? तो बंग भंग का अर्थ है बंगाल विभाजन। क्या? बंगाल विभाजन या बंग भंग आंदोलन पूछा जाता है। ठीक है, फिर आगे है कि जालियांवाला बाग का घटना किसने करवाया था? तो जनरल डायर ने करवाया था। कौन करवाया था? जनरल डायर ने करवाया था। समझ गए? फिर आगे है कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? तो गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। और गांधी जी के एक और प्रश्न पूछता है गांधी जी से, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, याद रखिएगा। कोई किसी को दिक्कत नहीं है यहाँ तक। फिर आगे है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो था वो था कि करो या मरो। क्या? करो या मरो, यह भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था। ठीक है, फिर आगे है कि मृदा अपरदन रोकने की विधि क्या कहलाती है? तो मृदा अपरदन रोकने की विधि वनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? वनीकरण कहलाती है मृदा अपरदन रोकने की विधि। मृदा अपरदन रोकने की विधि क्या कहलाती है? वनीकरण। समझ गए? फिर आगे है कि मानसून भारत में कब आता है? तो भारत में मानसून जो है जून में आता है। कब आता है? जून में आता है। ठीक है, फिर है कि भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र है। तो भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र जो है राजस्थान का थार मरुस्थल है। कौन सा? राजस्थान का थार मरुस्थल है। ठीक है, फिर आगे है कि लाल मिट्टी किससे बनी है? तो लाल मिट्टी लौह तत्व से बनी है। किससे? लौह तत्व से लाल मिट्टी बनी है। फिर है आगे प्रश्न कि चाय का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो चाय का सर्वाधिक उत्पादक राज्य असम है। कौन है? असम। याद रखिएगा कि चाय का सर्वाधिक उत्पादक राज्य असम है। ठीक है, फिर आगे है कि भारत में पेट्रोलियम का मुख्य क्षेत्र क्या है? तो मुंबई हाई। ठीक है, फिर आगे है कि सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन झारखंड में होता है। कहाँ होता है? झारखंड में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन होता है। ठीक है, फिर आगे है कि काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? काजीरंगा से याद रखिएगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। ठीक है, फिर है कि मलमल किस प्रकार का है? तो मलमल एक सूती कपड़ा है। कैसा है? सूती कपड़ा है। फिर है आगे कि भारत में सबसे अधिक सिंचाई पद्धति है कौन सी है?
तो ट्यूबवेल सिंचाई पद्धति है। किसका उपयोग किया जाता है? ट्यूबवेल सिंचाई पद्धति। ठीक है, फिर आगे है कि संविधान बनाने में कितने दिन लगे थे? तो संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। कितने? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। ठीक है, फिर आगे प्रश्न है कि सरकार का प्रमुख अंग कौन है? तो सरकार का प्रमुख अंग कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका भी है, पर यहाँ कार्यपालिका है। ठीक है, फिर है कि नगर निगम का प्रमुख को क्या कहा जाता है? नगर निगम के प्रमुख को महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नगर निगम के प्रमुख को महापौर कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति जो है सो राज्यपाल का नियुक्ति करता है। ठीक है, फिर आगे प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य संविधान में 1976 में जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 1976 में मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। ठीक है, फिर आगे है कि द्विसदनीय विधायिका कहाँ है? तो द्विसदनीय विधायिका भारत में है। कहाँ है? भारत में है। और भारत एक कैसा देश है? तो भारत एक प्रकार का संघीय देश है। कैसा देश है? संघीय देश का उदाहरण है एक प्रकार का भारत। याद रखिएगा। फिर है कि चुनाव आयोग किसका ध्यान रखता है? चुनाव आयोग किसका ध्यान रखता है? तो चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का ध्यान रखता है और रखना भी चाहिए। ठीक है, फिर आगे है कि पंचायत किस स्तर की सरकार है? तो पंचायत जो है से स्थानीय स्तर की सरकार है। कौन सा? स्थानीय स्तर की, यानी पंचायत लेवल पर जो सरकार बनती है उसको पंचायती स्तर बोला जाता है, स्थानीय स्तर कहा जाता है। और फिर आगे क्वेश्चन है कि समानता अधिकार का उद्देश्य क्या था? तो समानता अधिकार का उद्देश्य भेदभाव समाप्त करना है। क्या है? भेदभाव समाप्त करना है। बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? तो बेरोजगारी का अर्थ आप लोग जानिए कि काम करने की इच्छा लेकिन रोजगार नहीं। यानी यह बोल रहा है कि ऐसा नहीं कि रोजगार है आपके पास और काम करने का इच्छा ही नहीं है, तो उसको बेरोजगारी नहीं कहा जाएगा। आपको काम करने का इच्छा है लेकिन आपको रोजगार नहीं दिया जा रहा है, तब क्या उसको कहेंगे? बेरोजगारी कहेंगे। और यही बेरोजगारी का वास्तविक अर्थ होता है। समझ गए? किसी को दिक्कत नहीं है बेरोजगारी का? फिर आगे है कि जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव है संसाधनों पर दबाव और संसाधनों की कमी भी। क्या? संसाधनों की कमी। समझ गए? फिर आगे प्रश्न है कि नगद फसल का उदाहरण यानी नकदी फसल का उदाहरण क्या है? तो नकदी फसल का उदाहरण कपास हो गया, गन्ना हो गया, यानी यह सभी जो ऑप्शन है इसका आंसर जो हो जाएगा आप ऑप्शन के हिसाब से दे सकते हैं। अगर ऐसे पूछा जाएगा कि कपास किस फसल का उदाहरण है और ऑप्शन दिया जाएगा नकदी फसल, तो नकदी फसल मार दीजिएगा। ठीक है, फिर आगे है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है। तो कौन करता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करता है। कौन करता है? सरकार तय करता है। ठीक है, फिर आगे है कि किसान ऋण कहाँ से लेते हैं? तो किसान जो है से ऋण बैंक या सहकारी समितियां, पहले जो है से किसान साहूकार से खेत या ऋण वगैरह लेते थे, और आज के टाइम में बैंक से किसान ऋण आसानी से ले लेते हैं और मिल भी जाता है। ठीक है, फिर आगे है कि विकास का आधार क्या है? तो विकास का आधार होता है जीवन स्तरों में सुधार। क्या होता है? विकास का आधार जीवन स्तरों में सुधार होता है। ठीक है ना? फिर आगे प्रश्न है कि बैंक का कार्य क्या है? तो बैंक का कार्य है जमा को स्वीकारना, यानी जमा पैसा लेना और ऋण देना। यह किसका काम है? तो बैंक का कार्य है। अगर आपसे सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में पूछ लिया जाए तो पहला लिख दीजिएगा जमा स्वीकारना और दूसरा लिख दीजिएगा ऋण देना। यह सभी किसके कार्य है? बैंक के कार्य है। ठीक है, फिर है कि मुद्रा किससे छपती है? तो मुद्रा जो है सुरक्षा कागज से छपती है। समझ गए? सुरक्षा कागज से मुद्रा छपती है। फिर आगे है कि असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है। तो असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है छोटे दुकानदार। कौन? छोटे दुकानदार। ऑप्शन से आप मार सकते हैं। फिर है कि संगठित क्षेत्र की विशेषता है तो तय वेतन व नियम।
यह संगठित क्षेत्र का विशेषता है। समझ गए? फिर अगला प्रश्न है कि तीनों कृषि ऋतुएं कौन सी है? तो कि तीनों जो कृषि ऋतुएं हैं से खरीफ, रबी और जायद। ठीक है, यह खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इसको जेठी फसल भी बोला जाता है। ठीक है, फिर आगे है कि औद्योगिक नगर का उदाहरण है। तो औद्योगिक नगर का उदाहरण एक जमशेदपुर भी है, और भी ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर दे सकते हैं आप लोग। पूछा जाए कि जमशेदपुर किस नगर का उदाहरण है, तो औद्योगिक नगर का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर दीजिएगा। फिर आगे है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ के किस स्तंभ से? सिंह स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, फिर है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। कौन है? बाघ है। ठीक है, आपको यह क्लास समझ में आ रहा है ना? सारा का सारा क्लास आप लोग देख लीजिएगा, आपका 40 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आगे है कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है से उपनिषद से लिया गया है। किस ग्रंथ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, संस्कृत में भी इसको पढ़ना है। आगे फिर है कि जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो जनगणना आपका जो है से हर 10 वर्षों में होती है। जनगणना कितने वर्षों में होती है? हर 10 वर्षों में आपका जनगणना होती है। ठीक है, फिर है कि जीएसटी किसका उदाहरण है? तो जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। क्या? अप्रत्यक्ष टैक्स का उदाहरण है जीएसटी। ठीक है, फिर आगे प्रश्न है कि सूती उद्योग का प्रथम केंद्र कहाँ था? तो सूती उद्योग का प्रथम केंद्र मुंबई में था। कहाँ था? मुंबई में था। ठीक है, फिर है आगे कि न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? तो न्यायपालिका का कार्य न्याय देना होता है। क्या होता है? न्याय देना न्यायपालिका का कार्य होता है। फिर आगे है कि भारत में सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन है? तो भारत में सबसे बड़ा रेल मार्ग दिल्ली कोलकाता मार्ग है। दिल्ली कोलकाता रेल मार्ग भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ठीक है, फिर आगे प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 ईस्वी में शुरू हुआ। कब हुआ? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, फिर आगे है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो गांधी जी नमक सत्याग्रह साबरमती आश्रम से शुरू किए थे। कहाँ से? साबरमती आश्रम से शुरू किए थे, याद रखिएगा। फिर है कि बंगाल विभाजन किसने किया? बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया। कौन किया? लॉर्ड कर्जन ने किया था। फिर आगे प्रश्न है कि जालियांवाला बाग घटना कहाँ हुई थी? तो जालियांवाला बाग घटना अमृतसर जो कि पंजाब में है वहाँ हुआ था। कहाँ? पंजाब में। और कौन करवाया था? तो जनरल डायर करवाया था, याद रखिएगा। फिर आगे है कि करो या मरो नारा किसने दिया? तो करो या मरो नारा महात्मा गांधी दिए थे। और किस में दिए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन का यह प्रमुख नारा था, और भारत छोड़ो आंदोलन में ही इस नारा को दिए थे। फिर आगे है कि चंपारण सत्याग्रह किस फसल से जुड़ा था? तो चंपारण सत्याग्रह नील के फसल से जुड़ा था। नील के फसल अंग्रेज लोग बोले थे कि 3 कठिया प्रणाली एक ठो लागू हुआ था, जिसमें 1 बीघा में आपको 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य होता था। फिर आगे है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन सन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। और इसमें जो है से भारतीय लोग स्वदेशी वस्तुओं को लेना स्टार्ट कर दिए थे, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना स्टार्ट किए थे। फिर है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। और कब गए थे पूछे तो 1893 में गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आगे प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था, यानी स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना था। और फिर अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में आरंभ हुआ, 1945 तक चला था। कब तक? 1939 से 1945 तक। कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है?
तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है मासिनराम में होती है। कहाँ होती है? मासिनराम में होती है, याद रखिएगा आप लोग। आगे फिर क्वेश्चन है कि काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध होती है? तो काली मिट्टी जो है कपास के फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध होती है। और काली मिट्टी का दूसरा नाम आपसे पूछ लिया जाए तो बोलिएगा रेगुर मिट्टी। क्या? रेगुर मिट्टी। ठीक है। फिर आगे है कि भारत में पवन ऊर्जा का प्रमुख राज्य कौन सा है? तो भारत में पवन ऊर्जा का प्रमुख राज्य तमिलनाडु है। क्या? तमिलनाडु है। ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको डाउट लग रहा है, देख लीजिएगा आप लोग। फिर आगे है कि काजीरंगा किस राज्य में है? काजीरंगा किस राज्य में है? तो काजीरंगा असम में है। कहाँ है? असम में है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आगे है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। मध्य अंडमान है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि झूम की खेती कहाँ की जाती है? तो झूम खेती जो है सब पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। कहाँ? पूर्वोत्तर भारत के जो भी इलाके हैं वहाँ झूम की खेती की जाती है। ठीक है। आगे फिर प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, यह खत्म हो जाएगा और बहुत जल्दी नहीं बनेगा फिर। ठीक है, तो कोयला एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। फिर आगे प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। कौन है? गंगा है। याद रखिएगा कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। फिर आगे प्रश्न है कि काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना कोयला को कहा जाता है। कोयला को क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर आगे है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है सो मुंबई है। कौन है? मुंबई है, याद रखिएगा। फिर आगे प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। फिर आगे प्रश्न है कि भारत में मतदान की आयु कितनी है? तो भारत में मतदान की आयु 18 वर्ष है। कितनी है? 18 वर्ष है भारत में मतदान की आयु। फिर आगे प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किस सदन का प्रमुख होता है? तो प्रधानमंत्री जो है से लोकसभा सदन का प्रमुख होता है। किस सदन का? लोकसभा। फिर आगे है प्रश्न कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है? राज्यसभा के अधिकतम सदस्य जो है तो 250 होते हैं। कितने? 250। फिर आगे है कि लोकसभा की अवधि कितनी होती है? यानी लोकसभा में जो भी कार्यरत कर्मचारी होते हैं, चाहे जो भी मंत्री वगैरह बने, उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितना? 5 वर्षों का होता है। फिर आगे है कि मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं, याद रखिएगा आप लोग। आगे फिर प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है यानी सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट की याद रखिएगा संक्षेप में आप एससी भी बोलते हैं। क्या? एससी, सुप्रीम कोर्ट। तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है सो कहाँ है? तो भारत का सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में भारत का सुप्रीम कोर्ट है। फिर आगे है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति राज्यपाल के नियुक्ति करते हैं। फिर आगे है कि पंचायत किस स्तर की सरकार है? तो पंचायत जो है स्थानीय सरकार है। ठीक है, अपना तीन सदन में सरकार चलता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है, जिसको पंचायत व्यवस्था भी बोला जाता है, याद रखिएगा। फिर है कि संविधान का संरक्षक कौन है? तो संविधान का संरक्षक जो है तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। फिर आगे है क्वेश्चन कि विकास का मुख्य आधार क्या है? तो विकास का मुख्य आधार जीवन स्तर में सुधार है। क्या है? जीवन स्तर में सुधार है। ठीक है ना। फिर आगे प्रश्न है कि गरीबी रेखा का मापन किससे होता है? तो गरीबी रेखा का मापन न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं से होता है। किससे? न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं से होता है। इसका आंसर आप लोग ऑप्शन के हिसाब से दीजिएगा। फिर आगे है कि नकदी फसल का उदाहरण है तो गन्ना वगैरह, जो गन्ना कपास वगैरह हो गया, सब नकदी फसल के उदाहरण है। फिर आगे है कि
कर कितने प्रकार के होते हैं? तो कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। फिर आगे प्रश्न है कि बैंक ऋण पर क्या प्राप्त करता है? तो बैंक ऋण पर ब्याज प्राप्त करता है और लाभ कमाता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि जीडीपी का अर्थ क्या है? तो जीडीपी का अर्थ सकल घरेलू उत्पाद है। क्या है? सकल घरेलू उत्पाद है। फिर आगे है कि संगठित क्षेत्र का उदाहरण है। तो संगठित क्षेत्र का उदाहरण, इस सब प्रश्न का आंसर आप ऑप्शन के हिसाब से दे सकते हैं। तो संगठित क्षेत्र का उदाहरण यहाँ बैंक है। आपसे ऐसा पूछा कि बैंक किस क्षेत्र का उदाहरण है और ऑप्शन में संगठित असंगठित दिया रहा है, संगठित क्षेत्र हो जाएगा। फिर आगे है कि असंगठित क्षेत्र का उदाहरण कौन है? तो मजदूर वगैरह जो है असंगठित क्षेत्र के उदाहरण है, ठीक है। फिर आगे प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 24 दिसंबर को, याद रखिएगा। अब भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? तो भारत में मुद्रा आरबीआई जमा करती है। कौन? आरबीआई भारत में मुद्रा जारी करती है। सॉरी, भारत में आरबीआई जो है से मुद्रा को जारी करती है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। कौन है? बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, याद रखिएगा। फिर आगे है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल का फूल है। कौन? कमल का फूल जो है से भारत का राष्ट्रीय फूल है। फिर है आगे प्रश्न कि सत्यमेव जयते कहाँ से मिला लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है से उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का अर्थ पूछे तो होगा सत्यमेव जयते का अर्थ कि सत्य का हमेशा जीत होती है, ठीक है, जीत होता है। फिर है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है से आम है। कौन है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। क्या है? आम है, याद रखिएगा। फिर आगे है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों पर होती है? तो भारत में जनगणना 10 वर्षों पर होती है। कितने वर्षों पर होती है? 10 वर्षों पर 10 वर्षों पर भारत में जनगणना होती है। फिर आगे है कि किस मिट्टी में लौह तत्व ज्यादा होते हैं? तो लाल मिट्टी जो है उसमें लौह तत्व ज्यादा होते हैं। लाल से लौह, याद रखिएगा आप लोग। फिर आगे प्रश्न है कि राज्यपाल द्वारा विधानसभा भंग करने पर क्या होता है? तो राज्यपाल द्वारा विधानसभा भंग करने पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। क्या हो जाता है? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। फिर आगे है कि भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किसके पास है? तो भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारतीय रेल के पास है। किसके पास? भारतीय रेल के पास है। और फिर अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो सौर ऊर्जा एक प्रकार का अक्षय ऊर्जा है। कौन सा? अक्षय ऊर्जा है, याद रखिएगा, मतलब खत्म होने वाली ना ऊर्जा। फिर है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। कौन है? राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, वो भी क्षेत्रफल के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार नहीं। फिर आगे है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों पर होती है? यह क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। तो 10 वर्षों पर भारत में जनगणना होती है, ठीक है। फिर अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू की गई? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू की गई। कब? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू की गई थी, ठीक है। फिर अगला है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ था। किस वर्ष? 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। और 1922 ईस्वी में चौरी चौरा हत्याकांड होने के कारण गांधी जी जो है से हिंसा हो जाने के कारण इस आंदोलन को वापस ले लिए थे, ठीक है। फिर आगे है कि दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? तो दांडी मार्च 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। कब? 1930 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। इस पर जो अंग्रेज हैं से लोगों पर गोली चलवा दिया था अंधाधुंध। फिर आगे है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ?
तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। फिर आगे प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो चेरापूंजी या फिर एक और नाम बताए थे मासीराम। ऑप्शन के हिसाब से आप लोग मार लीजिएगा, ठीक है। मासीराम, यह दोनों मेघालय में ही है। फिर आगे है कि गंगा नदी कहाँ गिरती है? तो गंगा नदी सुंदरवन डेल्टा में गिरती है। कहाँ? सुंदरवन डेल्टा में, याद रखिएगा। फिर आगे प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक धान उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में सबसे अधिक धान उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में भारत में सबसे अधिक धान उत्पादन होता है, याद रखिएगा। फिर है कि काला सोना किसे कहते हैं? तो काला सोना आपका क्या बोलते हैं उसको? कोयला को कहते हैं। क्या कहते हैं? कोयला को काला सोना कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। कोयला को काला सोना कहा जाता है। फिर आगे है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। किससे? दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। फिर अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति खाद्यान्न यानी कृषि से संबंधित है, ठीक है। कृषि उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है। फिर आगे है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, ठीक है। फिर है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 552। एक जगह हम शायद 550 बता दिए थे, उसके लिए सॉरी, 552 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। कहीं कहीं 50 भी होता है, ऐसा बात नहीं है। फिर आगे है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। फिर अगला अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। कौन है? बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, और यह शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है। फिर अगला है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। कौन है? आम भारत का राष्ट्रीय फल है। यह भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। फिर आगे है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है। फिर है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और फिर लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं।